Good morning, all. Myself, Ravindra Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. In the previous lecture, मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था, कैथोड रेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता चला कि किसी भी एटम को हम और ज़्यादा तोड़कर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, या उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक छोटी सी मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि इस तरीके से हमें पता चला कि एक एटम को भी हम तोड़कर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। वो एक प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया था। सिमिलरली ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी, क्योंकि एक हिस्ट्री है जो हो चुका है वास्तव में, उसी को यहाँ पर पढ़ाया गया है कि पहले ये हुआ, फिर किसी ने ये कहा, फिर उसमें गलतियां निकली, फिर ये कहा। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि आप इसमें एक साइंटिस्ट ने पूरी जिंदगी में जो किया और उसने जो थ्योरी निकाली, उसके ऊपर दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे बहस हुई, कैसे उसको सही या गलत प्रूव किया, वो सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसमें कैरी फॉरवर्ड मैं आपको थोड़ा सा और करता हूँ। तो मैं आज आपको एक दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका नाम है हेजनबर्ग। तो हेजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था। एक छोटा सा अंतर होता है थियरी और प्रिंसिपल में। थियरीज वो होती हैं जिनके अंदर आप कोई क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं कि नहीं ये शायद सही हो सकती है, शायद गलत। लेकिन प्रिंसिपल जब हम वर्ड यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती। उसको बहुत सारे पैरामीटर से पास होने के बाद हम एक थियरी को, जब उसमें कुछ गलती नहीं मिलती और वो हमेशा एप्लीकेबल होती है, देयर इज नो एक्सेप्शन, तो हम उसे प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं। तो ऐसे ही हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेजनबर्ग ने क्या कहा वो समझेंगे आज। फिर उसका इस चैप्टर से क्या लेना देना है, या एटम से हम उसे कैसे जोड़ेंगे, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरीज में, या उनके जो लाइफ स्टाइल है उनका, कि वो एटम के अंदर कहाँ रहते हैं, दिन भर करते क्या है, कहाँ घूमने जाते हैं, वो सारी चीजों पर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं हेजनबर्ग ने क्या कहा था, फिर समझते हैं कि उसका एटम से क्या लेना देना है। तो वो ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग ने एक बहुत ही सिंपल सी बात कही कि इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, टू फाइंड, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, पता करना, किसको, द एग्जैक्ट वेलोसिटी एंड द एग्जैक्ट पोजीशन simultaneously of a fast moving माइक्रोस्कोपिक बॉडी। समझिए इसको। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको इस तरीके से ऐसे ही लिखा है क्योंकि पार्ट्स में हम इसे समझते चले जाते हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता क्या है, हम पता ही नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, हम पता नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है फाइंड करना। क्या, एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन एक साथ। इसको अगर आप तोड़कर पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वेलोसिटी, हम किसी की स्पीड एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, नहीं पता कर सकते, हम तो पता करते हैं एग्जैक्ट स्पीड। क्या हम किसी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते, कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, जीपीएस है हमारे पास। लेकिन ये पूरा एक साथ आप पढ़े कि आप फाइंड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है फाइंड करना। क्या, एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन एक साथ आप किसी माइक्रोस्कोपिक बॉडी को बहुत आसानी से अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ऐसे समझ लीजिए, वो चीजें जो हमें दिखती नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखेगा थोड़ी ना, प्रोटॉन मूव करता हुआ दिखेगा थोड़ी ना। तो बहुत ज्यादा जो छोटी चीजें हैं, वो जिनका मास बहुत ज्यादा कम होता है, वो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी जब मूव करती है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट उसकी स्पीड क्या है, और अभी वो किस जगह पर है, एक साथ ये चीज आप नहीं बता सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वेलोसिटी
एंड द एग्जैक्ट पोजीशन साइमल्टेनियसली, किनकी? छोटे पार्टिकल्स की। माइक्रोस्कोपिक की, मैक्रोस्कोपिक भी बता सकते हो, माइक्रोस्कोपिक के नहीं बता सकते। तो पहले लॉ समझिए, फिर ये लॉ कहां काम आएगा, और इस लॉ को और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो पहले एक बार लॉ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि उसने स्टेटमेंट क्या दी थी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बहुत ज्यादा जो छोटी चीजें होती हैं वो जब मूव करती हैं तो उनकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन एक साथ आप नहीं बता सकते। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहला डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि अगर हमसे कोई ये पूछता है कि भाई स्टेटमेंट बताओ, हाइजेनबर्ग ने कहा क्या था, तो उसने बड़ी सिंपल बात कही थी, जो बहुत छोटी चीजें होती हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीजें होती है, जो वो चलती हैं, तो उनकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन आप एक साथ नहीं बता सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट निकालने की, तो सम एरर, कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। 100% एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती। दिस इज द लॉ एंड दिस इज द प्रिंसिपल। इसका मतलब हम जो है इस एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते। एक्चुअली में हम एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन, बहुत ज्यादा छोटी चीजें जब होती हैं तो उनकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये पता करने की कोई भी मशीन अभी तक एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट नहीं बन पाई है, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसको एक लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अब हाइजेनबर्ग को हटा देते हैं, जनरल बात करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी। अगर मान लीजिए हम एक छोटे पार्टिकल की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन अगर पता करना भी चाहें तो क्या दिक्कत आएगी। देखिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं ना, तो जो 9th क्लास में हमारे पास जो चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पता होता। दैट्स व्हाई वहां पर हमारे जो डाउट्स हैं वो अधूरे रह जाते हैं। वहां में वो चैप्टर उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता जितने अच्छे से तरीके से वो क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि वहां ये लॉजिकल पार्ट नहीं है। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझे आप। जैसे ये समझ जाएंगे आपको 9th क्लास अपने आप क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इस वजह से वहां पर ऐसा होता है। तो बहुत ध्यान से समझना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने जो बात कही है अपने लॉ में, जो अपने प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, वो क्यों है, क्यों हम नहीं पता कर सकते, वो ध्यान से समझिएगा। किसी भी अगर हम बात करें ऐसी चीजें जो फिक्स हैं या ऐसी चीजें जो फिक्स नहीं है, मूव कर रही हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, उनका शेप, उनकी स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया मान लीजिए कहीं पर, तो हम एक्सरे ही करवाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है, फिर जो दूसरा है वो 15 पिकोमीटर आगे बैठा है, फिर तीसरा उससे कितनी सेंटीमीटर या पिकोमीटर दूर है, ये हम कैसे पता करें, तो एक्सरे किया जाता है। एक्सरे से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर एक, तो ऐसे ट्राइंगल शेप में है मान लीजिए वो, हमने एक्सरेज भेजी। अब एक्सरे जहां से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, जैसे मान लीजिए इस पर एक्सरे पड़ती है तो ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, आगे रिसेप्टर तक नहीं पहुंचने देगा, तो यहाँ इसकी इमेज आ जाएगी कि यहाँ की एक्सरे भाई गायब है, इसका मतलब यहाँ पर कोई पार्टिकल है। इस तरीके से वो प्लेटिंग हमारे पास, वो जो फोटोग्राफिक प्लेट हमारे पास आ जाती है। सोनार लूनार पढ़ा है अपने 9th क्लास में, तो जिस तरीके से साउंड काम करती है उसी तरीके से। तो स्ट्रक्चर पता करने का जो तरीका होता है या किसी की पोजीशन पता करने का जो तरीका होता है, अब जैसे ये पता चल गया तो ये भी पता चल गया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो किसी का स्ट्रक्चर पता करना है, पोजीशन पता करना है, तो हम एक्सरे की हेल्प लेते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ये तो हो गया, ठीक है भाई, किसी का भी स्ट्रक्चर पता करना है तो एक्सरे। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, इसके ऊपर हमने एक्सरे डाला और पता करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा। वो ध्यान से समझना। तो जैसे ही एक्सरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरता है, इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा लाइट वेट है, इतना ज्यादा हल्का है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सरे इसके ऊपर गिरती है, एक्सरे की कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन, अपनी वेलोसिटी बदल लेता है। क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जब एक्सरे उसके ऊपर गिरती है तो हिलते नहीं है, तो उनकी पोजीशन पता चल जाती है। तो अगर मैं इस मार्कर के अंदर की शेप पता करना चाहूँ तो बहुत इजी है, एक्सरे हमें दिखा देगा सब कुछ, लेकिन इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा पाएगा। वो प्रोटॉन दिखा देगा, न्यूट्रॉन दिखा देगा, मतलब न्यूक्लियस दिखा देगा, क्योंकि वहां तो बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ इकट्ठा है, एक साथ बाइंडेड है, तो वो बहुत हार्ड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अकेला घूम रहा होता है, जब उसके ऊपर एक्सरे गिरती है तो एक्सरे के कोलिजन की वजह से वो इधर उधर भाग जाता है, और जिसके कारण अगर मान लीजिए यहां पर आपके पास एक्सरे ने एक प्रिंट दिया भी
कि यहाँ मेरा कोलिजन हुआ था इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या एग्जैक्टली वो अभी यहाँ है? नहीं, वो तो मुड़ चुका है कहीं और, वो कहीं और जा चुका है। क्या उसकी वेलोसिटी भी उतनी है जितनी पहले थी? नहीं, उस कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो गई होगी। तो इस वजह से, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में होते हैं तो वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन भी अगर न्यूक्लियस के अंदर ना हो, अगर वो बाहर अकेला भाग रहा हो तो उसे भी पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो अंदर अकेले बैठे होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, तो एक्सरे हमें बता देते हैं। लेकिन अगर वो भी भाग रहा हो, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया, हमने हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का नाम लिया हेजनबर्ग में, कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम पता ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें पता करनी होगी तो उनसे कोई हल्का पार्टिकल हमें यहाँ डालना पड़ेगा, ताकि वो जब यहाँ पर टकराए तो उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन बदले ना, और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए और हमें प्रिंट मिल जाए। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव कर रहे होते हैं तो वो लगभग वेटलेसनेस होते हैं, लगभग उनका वेट जीरो होता है, तो उससे लाइट पार्टिकल हम बना ही नहीं सकते। दैट्स वाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनकी पोजीशन और उनकी वेलोसिटी हम पता ही नहीं कर सकते। हम सिर्फ तब पता कर सकते हैं जब वो एक जगह इकट्ठे बैठे हो। तो प्रोटॉन एक जगह इकट्ठे हमें बैठे हुए मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह इकट्ठे होकर बैठते ही नहीं है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी एग्जैक्ट वेलोसिटी और उनका एग्जैक्ट पोजीशन हम निकाल ही नहीं सकते। दिस इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमने समझ लिया उससे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्या लेना देना है। ठीक है, होप आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप भी मैं आपको बता दूं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, तो उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम डेल्टा इसे बोलते हैं एरर, कि कितनी गलती करेंगे हम। अच्छा, गलती किस में करेंगे हम? एक तो पोजीशन फाइंड करने में और एक वेलोसिटी फाइंड करने में। तो पोजीशन को ले लिया x, तो जो गलती हम करेंगे x फाइंड करने में, मल्टीप्लाई जो गलती हम करेंगे, ये डेल्टा होता है एरर, गलती, ये वो चेंज नहीं है। तो जो गलती हम करेंगे पोजीशन पता करने में, मल्टीप्लाई बाई जो गलती हम करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने में, वो कम से कम इतनी तो होगी, h/4πm, उसका मास कम से कम इतनी होगी। मतलब ज्यादा गलती की कोई लिमिट तो होती नहीं, आप कितनी भी बड़ी कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतनी तो होगी। दिस इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन न्यूमेरिकल फॉर्म, कि जो गलती आप करोगे पोजीशन फाइंड करने में, मल्टीप्लाई बाई जो गलती आप करोगे, दिस इज नोन एज एरर्स, गलती जो आप मेजरमेंट में गलतियां करोगे, एरर लोगे, तो द एरर इन x मल्टीप्लाई बाय द एरर इन वेलोसिटी is greater than or equal to h/4πm. This is numerically Heisenberg uncertainty principle. और जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत आसान आता है। इस h की एक फिक्स वैल्यू है, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है, आपको लिखवा दी जाएगी। 4 into पाई की वैल्यू आपको पता ही है। मास उसका गिवन होगा या निकालना होगा। अगर मास निकालना होगा तो ये दोनों गिवन होंगे, कहने का मतलब कोई एक चीज अनगिवन होगी, बाकी सब गिवन होगी। सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर ट्विस्टेड न्यूमेरिकल आते नहीं है, सीधा एक चीज मिस होगी, बाकी दे रखी होंगी, आप निकाल देंगे। कह देंगे जी भाई जो एरर हुआ वेलोसिटी में वो इतना है, बताइए पोजीशन में कितना होगा, तो आप यहाँ से पोजीशन निकाल देंगे। कोई भी एक चीज अनगिवन होगी, बाकी चीजें गिवन होगी, वहां से आप निकाल सकते हो। तो दिस इज कंप्लीट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन नेक्स्ट वीडियो आपको इसका जो रोल है वो मैं आपको समझाऊंगा।